और मित्रों, आज हम एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है राजस्थान के शिलालेख। देखिए, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए शिलालेखों के 2-3 वीडियो बनाएंगे। पहले मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करने जा रहा था, लेकिन अब एक वीडियो में कंप्लीट नहीं करेंगे, 2-3 वीडियो बनाएंगे पार्ट में, ताकि आप आराम से इनको समझ समझ के याद कर सकें। शॉर्ट ट्रिक के सारे आपको याद करवाऊँगा। शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, 2-3 वीडियो बनाएंगे इसके शिलालेखों के, उसके बाद में इनके जो क्वेश्चन है वो अलग से क्वेश्चन पेपर आपसे सोल्व करवाएंगे। उसके बाद में आपका जो कोई भी क्वेश्चन कभी भी शिलालेखों से गलत नहीं होगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ। और कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। देखिए मित्रों, राजस्थान में शिलालेख क्या होते हैं? शिला मतलब होता है पत्थर। आज के टाइम में हमें अगर कोई भी चीज़ सेव करनी हो, हमारे पास लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, पेन ड्राइव है, हम उसमें डाटा सेव कर सकते हैं। लेकिन सोच के देखिए कि आज से कम हज़ारों साल पहले उस समय ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, ना कोई कंप्यूटर है ना लैपटॉप है। अब वो लिख के अगर कोई चीज़ लिखना चाहिए राजा, कि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इनको याद रखे, वो पढ़े कि हमारा शासन कैसा था, कौन सी हमने उपाधियां धारण की, तो उसको रखने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिस पर वो कभी मिटे नहीं हज़ारों सालों तक, और वो था पत्थर। तो पत्थर पर जो भी इन्होंने रचनाएं करवाई, लिखवाई, खुदवाए, वही हम आज पढ़ते हैं और उन्हीं को हम कहते हैं शिलालेख। देखिए, आपको याद करवाने के लिए सुविधा की दृष्टि से मैंने जिले वाइज इनको अलग अलग डिवाइड किया है। जैसे पहला जिला है चित्तौड़गढ़। सबसे ज़्यादा शिलालेख जो इस चैप्टर में हमें मिलेंगे वो है चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। अब यहाँ से ही सबसे ज़्यादा शिलालेख राजस्थान में क्यों मिले हैं, तो देखिएगा, चित्तौड़ और उदयपुर में शासन कौन से राजवंश का है? तो थोड़ा सा भी अगर आपको इतिहास की जानकारी है तो आपको याद आ गया होगा कि मेवाड़ का 566 ईस्वी से लेकर के और 1947 तक का ये इतिहास है। ना केवल राजपूताना का, ना केवल भारत का, बल्कि पूरे विश्व के सबसे लंबे राजवंश करने वाले जो भी इतिहास के राजवंश हैं उसमें नाम आता है मेवाड़ का। तो यही कारण है, चूंकि मेवाड़, राजपूत, ये जो चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये संपूर्ण क्षेत्र था मेवाड़। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जो शिलालेख हैं वो यहीं से प्राप्त होते हैं। और ये शिलालेख हमें सबसे ज़्यादा जो मेवाड़ के शासक हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो आज के वीडियो में हम चित्तौड़गढ़ और एक छोटा सा है बिजोलिया भीलवाड़ा का, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, चित्तौड़ में शिलालेख कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो आप ध्यान में रखिएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है? जैन कीर्ति का मान रखने के लिए चित्तौड़ की नगरी में घुस गए। फिर से इसको देखिएगा, जैन कीर्ति का मान रखने के लिए चित्तौड़ की नगरी में घुस गए। अब देखिए इसको वीडियो में, जैन से क्या हो जाएगा? जैन कीर्ति स्तंभ, कीर्ति से कीर्ति स्तंभ, ये दोनों अलग अलग हैं, अभी बताऊंगा आगे मैं आपको। मान से मानमोरी शिलालेख, चित्तौड़ से चित्तौड़गढ़ का शिलालेख, नगरी से नगरी का शिलालेख, और घुस गए से घोसुंडी का शिलालेख। ये वो महत्वपूर्ण शिलालेख हैं जो हमें चित्तौड़ से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं घोसुंडी के शिलालेख की। सबसे पहले देखिए, एक तो क्वेश्चन यही बनता है, 80% तक क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि ये शिलालेख वर्तमान में किस जिले से प्राप्त हुआ है या किस जिले में स्थित था। तो आपका हो जाएगा चित्तौड़। ये 6 जब भी नाम दे देगा, आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? चित्तौड़। अब देखिए, घोसुंडी का जो शिलालेख है कहाँ से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़ में। ये गाँव के नाम है, ये जो जहाँ जहाँ से प्राप्त होते हैं ज़्यादातर उन्हीं गाँवों के नाम से हमने उस शिलालेख का नाम रख दिया। तो घोसुंडी से प्राप्त हुआ है, चित्तौड़ में स्थित है। किसके द्वारा, किसने पढ़ा इसको सबसे पहले? डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा इसे सबसे पहले पढ़ा गया। ये फैक्ट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का लेख है इसमें। ईसा से 200 साल पहले तक का, यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का जो कोई गजवंश का के शासक हैं, कोई सर्वतात, उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन मिलता है। कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। भाषा कौन सी है? संस्कृत है। तो ये याद रह जाएगा आपको।
सूंड से याद कर लेना कि जो हाथी जो होता है वो अपनी सूंड में क्या करता है, भंडार कर लेता है। मतलब भंडार होता है, भंडारा किसी चीज को इकट्ठा करना, तो सूंड से हाथी अपनी सूंड में क्या कर लेता है, भंडारा कर लेता है। गज वंश के, ये यहाँ भी गज है, ये गज ही गज है, इधर भी गज, गज के क्या होती है, सूंड होती है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा है नगरी, तो मध्यमिका, चित्तौड़, नगरी, सीवी, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे नाम हैं। सीवी जनपद था यहाँ पे चित्तौड़ में पहले, उसकी राजधानी क्या थी, नगरी। तो ये नगरी से प्राप्त हुआ है, चित्तौड़ में ही। कब का है, 424 ईस्वी का है। नगरी का शिलालेख कहते हैं इसे। यह है, इससे भी किसने पढ़ा, भंडारकर के द्वारा। यह भी संस्कृत भाषा में है, नागर लिपि की, नागरी लिपि की है। क्या इसमें विष्णु पूजा का उल्लेख है, यह आप ध्यान में रखिएगा। मेन चीज इसमें यही है, बस 2-3 बातें हैं कि नगरी कहाँ से प्राप्त हुआ है। यह नगरी से प्राप्त हुआ है, चित्तौड़ में स्थित था, भंडारकर ने इसको पढ़ा, 424 ईस्वी के आसपास का है। उल्लेख किसका मिलता है, विष्णु पूजा का। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, विष्णु पूजा। उसके बाद में आता है मानमोरी शिलालेख। मानमोरी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, चित्तौड़ में मानसागर झील के पास में, मानसरोवर झील के पास से प्राप्त होता है। 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है इसमें, महेश्वर, भीम, भोज और मान। यह शायद जो यही मान है इसी के नाम से है मानमोरी शिलालेख। आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, महेश्वर, भीम, भोज और मान, यानी मानमोरी। कर्नल जेम्स टोड जो है, इंग्लैंड जाते समय उनके द्वारा इसे समुद्र में फेंक दिया गया था। नेक्स्ट आता है चित्तौड़ का शिलालेख। देखिए चित्तौड़ का जो शिलालेख है ये चित्तौड़ से ही प्राप्त हुआ है, और इसकी मुख्य क्या विशेषता है यहाँ पे कि 1278 ईस्वी के आसपास का है ये। उस वक्त चित्तौड़ के शासक कौन थे, समर सिंह। जो रावल रतन सिंह थे, जिनका रानी पद्मिनी से विवाह हुआ था, उनके पिताजी थे समर सिंह। तो 1278 में चित्तौड़ के शासक उसमें समर सिंह होते हैं। इसमें गोहिलों की जो धार्मिक सहिष्णुता है, सबका सम्मान करते थे। तो उसका पता चलता है कि जैसे शिव को मानने वाले थे। मुख्य रूप से जो चित्तौड़ के शासक हैं ये शिव के भगत थे ये। हाँ, ये अलग अलग समय में है, जैसे राणा कुंभा है तो उन्होंने जब विजय स्तंभ का निर्माण करवाया तो वो विष्णु को समर्पित है। यही होती है धार्मिक सहिष्णुता। आप चाहे या हम चाहे किसी के भी भक्त हों, लेकिन हम बाकी का भी सम्मान करें। तो ये धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है इस चित्तौड़ के शिलालेख में। एक पॉइंट और है इसका कि शैव होते भी, यानी ये शिव को मानने वाले थे जो मेवाड़ के शासक हैं, होते हुए भी जैन मंदिरों हेतु जो अनुदान दिया, दान दिया, उसका उल्लेख हमें इस चित्तौड़ के शिलालेख में मिलता है। उसके बाद में आता है जैन कीर्ति स्तंभ। तो देखिए एक चीजों में जो डाउट है मैं आपको बिल्कुल दूर कर दूं, क्लियर कर दूं इसमें। एक तो है जैन कीर्ति स्तंभ और एक है कीर्ति स्तंभ। देखिए मित्रों ये बिल्कुल अलग अलग है। विकिपीडिया पे, गूगल में बहुत सी जगह ये चीजें गलत लिखी हुई है। कहीं कीर्ति स्तंभ को ही बता रखा है कि कीर्ति स्तंभ 13वीं शताब्दी का है, कहीं इसको कुछ बता रखा है। तो कोई डाउट ना रखिएगा, जो ऑथेंटिक किताबें हैं जैसे गोपीनाथ शर्मा है, उन्हीं चीज़ों से मैं आपको बता रहा हूँ और यही मान्य है हर किताब में, यही आरपीएससी मानती है इनको। जैन कीर्ति स्तंभ और कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ ये दोनों चित्तौड़ के किले में ही स्थित है। जैन कीर्ति स्तंभ जो है ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। एक जैन श्रेष्ठ था, जैन व्यापारी जीजा शाह के द्वारा। जिजाक भी कहते हैं, जीजा भी कहते हैं, जीजा शाह भी कहते हैं। इसके द्वारा बनाया गया था। चूंकि जैन था, किसको समर्पित किया, जो पहले जैन गुरु थे आदिनाथ जी को समर्पित है। ये ऋषभ देव जी भी कहते हैं इनको, आदिनाथ जी को समर्पित है। इसके बारे में यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। 7 मंजिला इमारत थी 13वीं शताब्दी में। और कीर्ति स्तंभ क्या है, ये जब 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है राणा कुंभा का मालवा के महमूद खिलजी के साथ, उस विजय की स्मृति में 1440 से 48 तक जो राणा कुंभा है उन्होंने इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। और चूंकि विजय की स्मृति में करवाया इसलिए इसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है। उस कीर्ति स्तंभ पर जो कि चित्तौड़ के किले में ही स्थित है, जब राणा कुंभा का वीडियो बनाया था आप देख लीजिएगा, इसी राजस्थान हिस्ट्री की जो वो बनाई गई है प्लेलिस्ट, उसी में ही राणा कुंभा आपको मिल जाएगा। तो पूरा डिटेल में बनाया है, मैप से बना के इसको। इस कीर्ति स्तंभ पर एक प्रशस्ति लिखी हुई है। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना।
इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर के और कुंभा तक के जो शासक हैं उनकी युद्धों का, उनकी विजयों का, उनकी उपाधियों का वर्णन है। जैसे राणा हमीर है, जिन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, उनके लिए इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया विषम घाटी पंचानन, यानी मुश्किल आक्रमणों में भी सिंह के समान डटा रहने वाला। तो सबका वर्णन है इसमें। और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अत्रि और महेश, ये प्रशस्ति के रचयिता हैं। और इसके अतिरिक्त अगर वास्तुकार पूछे कीर्ति स्तंभ का तो कौन है? जेता और उसके पुत्र थे नापा, पूंजा और पोमा। अभी देखिए हाइट वगैरह ये सब मैं कुंभा की वीडियो में बहुत डिटेल में बताया हूं, अब आप देख लीजिएगा, इसमें इतना सफिशिएंट है। ये तो हो गए सारे चित्तौड़ के, जितने भी महत्वपूर्ण है ये आपने देखे। अब हम बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख के बारे में। देखिए जो उदयपुर में भी बहुत मात्रा में शिलालेख मिले हैं, लेकिन पूरे इसमें आते नहीं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उदयपुर के बारे में। बिजोलिया शिलालेख जो है, चूंकि जानते हैं बिजोलिया का है भीलवाड़ा में, पार्श्वनाथ मंदिर के पास में, 1117 ईस्वी का है, भीलवाड़ा में पार्श्वनाथ मंदिर के पास। और इसका रचयिता कौन था बिजोलिया शिलालेख का? गुणभद्र, यह नाम आपको ध्यान में रखना है, ये तो था रचयिता। और गोविंद जो है, इसने इस शिलालेख पे, इस गुणभद्र ने जो भी बातें लिखी उसको इस पे उत्कीर्ण किया, मतलब उस पे लिखा उसने। एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए वास्तुकार समझ लीजिए इस आदमी को, गोविंद को, जिसने उस पे ठोक ठोक के उस चीज को लिखा। देखिए जो सांबर के चौहान हैं, अजमेर के चौहान, उन सब का जो हमें वर्णन मिलता है वो इस बिजोलिया शिलालेख में ही मिलता है। इसी बिजोलिया शिलालेख में और भी शिलालेख हैं जिनमें चौहानों की जानकारी है। इसी शिलालेख के आधार पर जो पंडित दशरथ शर्मा हैं इतिहासकार, उन्होंने चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बताया कि इसमें लिखा है श्री वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भूते, वत्स गोत्रीय भूते, यानी जो चौहान है उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना गया है। इसमें यह भी मिलता है बिजोलिया शिलालेख में कि वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में जो सांबर के चौहान है उनकी नींव स्थापित की, और सांबर झील का निर्माण भी जो है वो भी किसने करवाया? वासुदेव चौहान। इसी शिलालेख में हमें आज के इन वर्तमान नगरों के कई प्राचीन नाम प्राप्त होते हैं। जैसे नाडोल का उस समय इस शिलालेख में क्या नाम लिखा है? नडुल। दिल्ली का क्या है? दिल्ली का। मांडलगढ़ का मंडलकर्ण। और इसके अतिरिक्त नागदा है, यहाँ पे नागदा का क्या है? नागहद। सांबर का इसमें क्या मिलता है? शाकंभरी। बिजोलिया का नाम हमें इस शिलालेख में क्या मिलता है? विंध्यवली या विजयवली भी कहने लगे बाद में। जालोर का क्या मिलता है? जाबालीपुर। और भीनमाल का क्या मिलता है? श्रीमाल। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमें इस बिजोलिया शिलालेख में मिलती है, और जो चौहान है उनके बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है इस बिजोलिया शिलालेख से। तो मित्रों आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि आपको ज़्यादा एक साथ ये मिक्स ना हो। तो आप इनको याद कीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक जो आपको बताई है उसके सारे 2, 4, 5, 7 बार भी अगर आप रिपीट कर लेंगे तो आपको ये जो शिलालेख है आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, और ना ही कोई सा क्वेश्चन आपका गलत होगा। शिलालेख के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी आपको बता रहा हूँ मैं। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा, ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।